नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर कल्चर लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो है सीडीपी का यानी सक्सेस मास्टर बुक का जो है पहला अध्याय विकास का जो है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध का जो है ये चौथा पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले 3 पार्ट बन चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लें। पूरी व्याख्या के साथ बताया गया है। इससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ये गारंटी है कि आपको विभिन्न सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट के पेडागोजी हैं आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। सभी जितने भी सीडीपी का चैप्टर है 20-22 चैप्टर्स पढ़ने के बाद। और इस पर आपको सीडीपी, ईवीएस, मैथ, हिंदी, संस्कृत सब का वीडियो आपको एक एक करके मिलेगा। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के इस वीडियो में हम वृद्धि एवं विकास के बारे में बात करेंगे कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि का गुण क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। इन सारी चीज़ों को आज देखेंगे हम। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, इसको अभिवृद्धि भी कहते हैं। क्या? अभिवृद्धि भी इसको कहते हैं। ठीक है, वृद्धि कहिए, अभिवृद्धि कहिए। हिंदी इंग्लिश में इसका नाम है ग्रोथ, एक ही नाम है। ठीक है, या विवृद्धि कहिए, एक ही बात है। ठीक है, अलग अलग नाम है। इंग्लिश में एक ही नाम है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ। अब है बालकों के शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। वृद्धि के अंतर्गत क्या आता है? यानी शारीरिक विकास। ठीक है, यही मेन पॉइंट है। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि वृद्धि के अंतर्गत कौन सा पक्ष आता है। ठीक है, तो वृद्धि के अंतर्गत शारीरिक पक्ष आता है। यानी समझ गए, शारीरिक पक्ष जो है ये वृद्धि के अंतर्गत आएगा और जितने भी 5 पक्ष है वो विकास के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, और ग्रोथ के अंतर्गत क्या आएगा? शारीरिक संरचना में जैसे लंबाई, भार, मोटाई, ऊंचाई, इस सब में जो है वृद्धि जो है वही क्या आएगा? विकास। जो अंगों का विकास होता है वही क्या है? वृद्धि है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। जो बाहरी होता है वो तो दिखता है हमें, लेकिन आंतरिक जो होता है वो हमें नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी विकास उसका वृद्धि जो है होता है। ठीक है, यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू यानी फिजिकल एस्पेक्ट में ही संभव है। वृद्धि पर आनुवंशिकता का सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि वृद्धि जो है शारीरिक संरचना का जो है विकास, वृद्धि जो है आपको एक निश्चित समय तक होता है। किशोरावस्था के बाद जो है ये वृद्धि जो है रुक जाता है। सिर्फ आपका जो है मतलब जो तंत्रिकाओं यानी हड्डी का जो वृद्धि है वो रुक जाएगा। फिर आपका जो है शारीरिक संरचना में ही बदलाव होगा। मोटाई, भार, इस सब में बढ़ोतरी होता रहेगा। ठीक है, और वृद्धि पर जो है आनुवंशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर जो है बच्चों का जो है माता पिता अच्छा है तो जो है स्वास्थ्य है अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा है तो बच्चों का जो जन्म होगा उसका जो है वृद्धि जो है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से होगा। ठीक है, उसका जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो अगर बुरा प्रभाव है, जैसे अगर गर्भावस्था में है बच्चा, गर्भ में अगर बच्चे की माँ बीमार है तो बच्चों पर क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर अच्छी है, अगर स्वस्थ है तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें वृद्धि पर जो है डिपेंड करता है। अगर जो है और अगर जन्म लेने के बाद भी अगर बच्चों का जो है पिता जो अगर देख लीजिए तो अगर कान्हा है, अगर लंगड़ा है, लूला है, तो वो भी बच्चों के जो है शारीरिक विकास पर भी वो असर पड़ता है। ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों असर पड़ता है। समझ गए? अगर लंबे कद के हैं तो उसका शारीरिक विकास जो है लंबा होगा, एकदम चौड़ा हट्टा कट्टा होगा। अगर बौने हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि वो भी बौना होगा, बच्चा भी बौना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा। वृद्धि पर जो है आनुवंशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ता है। और वृद्धि के अंतर्गत क्या कौन सा पक्ष आता है? तो शारीरिक पक्ष आता है। ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हो गया वृद्धि पर जो है आनुवंशिकता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और वृद्धि के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों आंतरिक और बाह्य जो है वृद्धि दोनों रूपों में होता है। आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से होता है। ठीक है, और एक निश्चित आयु तक वृद्धि जो है रुक जाती है।
चलिए अब आगे देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो यह दोनों क्या है, दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसका अंतर इस प्रकार है, यहाँ पर देखें। वृद्धि यानी परिमाणात्मक। वृद्धि जो है शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है, यानी उसको हम माप सकते हैं। विकास में परिमाणात्मक देख लीजिए कैसे है। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यावहारिक परिवर्तन में भी आता है। ठीक है, यानी गुणात्मक परिवर्तन, जैसे कार्य कुशलता में वृद्धि, यानी क्षमता में जो वृद्धि होता है उसको हम माप नहीं सकते हैं कि बच्चा आज 1 किलो वजन उठाएगा, कल 2 किलो उठाएगा, कल 5 किलो उठाएगा, तो इस जो क्षमता बढ़ रहा है इसको हम नहीं माप सकते हैं। ठीक है, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार। अगर किसी बच्चा में आज गलत व्यवहार कर रहा है, कल अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो व्यवहार को हम माप नहीं सकते हैं कि उसमें व्यवहार में किस तरह से सुधार हुआ, कितना सुधार हुआ, ये सब होता है। तो विकास क्या है, वृद्धि, ये नोट में लिख लीजिएगा, वृद्धि जो है मात्रात्मक है। ठीक है, मात्रात्मक कहिए या परिमाणात्मक कहिए, परिमाणात्मक। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और वृद्धि विकास जो है, विकास जो है मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों है। ठीक है, ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए क्षेत्र, यहाँ पे देख लीजिए विकास। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। जैसे अगर ये विकास है तो इसी का एक भाग क्या है, वृद्धि है। विकास जीवन प्रयत्न चलते रहता है, पीछे हम बताए हुए हैं, और वृद्धि इसी का क्या है, एक भाग है जो एक निश्चित समय तक चलता है और रुक जाता है। लेकिन विकास क्या होता है, जीवन प्रयत्न चलते रहता है। ये इस विकास की ये लकीर है समझिए, और वृद्धि साथ साथ चलते रहता है, लेकिन यहाँ तक आके क्या होता है, रुक जाता है वृद्धि, और विकास क्या होता है, आगे चलते रहता है। तो ये क्या है, वृद्धि जो है विकास के प्रक्रिया का क्या है, एक चरण है। ठीक है, इसका क्षेत्र सीमित है। वृद्धि का क्षेत्र क्या है, सीमित है, लेकिन विकास का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, यानी वृद्धि इसका क्या है, एक भाग है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। चलिए इसको इधर कर देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए वृद्धि का परिपक्वता। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। ये क्या होता है, वृद्धि आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाता है। ठीक है, वृद्धि जो है क्या होता है, किशोरावस्था के बाद ये रुक जाता है। शारीरिक आपका तंत्रिका यानी हड्डी में परिवर्तन नहीं होगा, जो हाइट जो है आपका वही रहेगा, वजन में बढ़ोतरी घटोतरी होगा। ठीक है, और विकास का देख लीजिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। ये जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, ये लिख लीजिएगा। ये निरंतरता का पालन करती है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन प्रयत्न चलती है। ठीक है, और वृद्धि जो है परिपक्वता प्राप्त होने के बाद वो रुक जाती है। अब देख लीजिए विकास, बालक के शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। यानी बालक का अगर शारीरिक विकास हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जो है नैतिक विकास भी हो रहा है, चारित्रिक विकास भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ वृद्धि जो है सिर्फ भौतिक विकास को दर्शाएगा। ठीक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई इत्यादि में परिवर्तन। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। यानी बालक के विकास के लिए जो है, यानी उसके नैतिक विकास के लिए जो है शारीरिक विकास जो है, जो उसका जो ऐसा समझिए वृद्धि जो है उसके लिए आवश्यक नहीं है। अगर बालक में चरित्र का विकास हो रहा है तो बालक के वजन अगर बढ़ रहा है तो इससे चरित्र का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बालक के विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। यानी विकास में क्या जाता है, गुण का विकास आ जाता है, चरित्र का गुण हो, चाहे
तर्क करने का गुण हो, सोचने समझने की शक्ति हो, समस्या समाधान की शक्ति हो, ये सब गुणात्मक में आ जाता है। ठीक है, वृद्धि और विकास का समझ रहे। वृद्धि क्या है? मूर्त है। वृद्धि क्या है? मूर्त है, इसे हम देख सकते हैं। ये क्या है? अमूर्त है। ठीक है, वृद्धि एक समय तक रुक जाती है, निश्चित समय तक, और विकास जो है जीवन प्रयत्न चलते रहता है। ठीक है, वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है। विकास क्या है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। अब है वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए कौन सा है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक अनेक हैं, मतलब उत्तरदायी है, जो निम्नलिखित है। पहला है पोषक। पोषक हम बताए थे कि बच्चों को अगर सही से पौष्टिक तत्व न मिले तो उसके वृद्धि और विकास दोनों पर जो है प्रतिकूल प्रभाव यानी कि गलत प्रभाव पड़ेगा। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक है पोषक। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में क्या चाहिए? हमें प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि, ये पोषक तत्व हैं सभी। ठीक है, ये आवश्यक है बच्चों के विकास के लिए। अगर सही प्रोटीन नहीं मिला तो बच्चों में जो है क्या होता है? क्वाशियोर का रोग होता है, इस तरह से होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देती है, खनिज लवण, प्रोटीन नहीं, कैल्शियम नहीं मिला तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। इस तरह से जो है क्या है? पोषक तत्व मिलना जरूरी रहता है, जो शारीरिक विकास के लिए, वृद्धि के लिए जरूरी है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास प्रभावित होगा। ठीक है, हमारे खान पान में अगर पोषक तत्व की कमी हुई तो हमारा वृद्धि रुक जाएगा। ठीक है, शारीरिक विकास रुकेगा तो हमारा जो है फिर मानसिक विकास, शारीरिक विकास सभी क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे बुद्धि होगा। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि दे दिया है, यहाँ पे बुद्धि होगा। ठीक है, बुद्धि होगा। ठीक है, यह विकास के अन्य कारणों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा बच्चों का, यानी बुद्धि जितना अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, सोचने समझने की शक्ति जितनी अधिक होगी, उसके अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मकता, तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम ढंग से होगा। ठीक है, तो बुद्धि भी जो है एक महत्वपूर्ण कारक है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने। वंशानुगत, हेरिडिटी किसी स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, यही है वंशानुगत प्रभाव। यानी कि बच्चा अगर माता पिता अगर नाटा है तो बच्चा नाटा हो जाएगा, अगर उसमें गलत व्यवहार है, आचरण है, तो बच्चे में भी ऐसा आचरण आ जाएगा। तो ये वंशानुगत पर भी वृद्धि और विकास, वंशानुगत भी प्रभावित करता है वृद्धि विकास को। अब है लिंग। लिंग कहने का मतलब हो गया जेंडर, यानी कि समाज में जो है लड़का लड़की पक्षपात जो होता है, ये लिंग पर ही है, सामाजिक संरचना है लिंग। ठीक है, सामान्यतः लड़के एवं लड़कियों के विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। यानी लड़का होता है तो ज़्यादा खुशियाँ मनाया जाता है, लड़की होती है तो कम खुशियाँ मनाई जाती है। ठीक है, किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों को तीव्र होती है तो किसी में अवस्था में लड़कों की, यानी कि 12 से 14 वर्ष तक क्या होता है? लड़कियों का विकास ज़्यादा होता है, और फिर 14 से 18 वर्ष तक लड़कों का विकास ज़्यादा होता है। तो ये लिंग भी जो है प्रभावित करता है बालकों के वृद्धि और विकास को। अब है वायु एवं प्रकाश। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु न मिले तो बालक बीमार हो सकता है एवं इसके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित होगी। सही बात है। अगला है शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है, जो विकास के लिए अपरिहार्य है। यानी विटामिन डी मिलता है, उसमें कैल्शियम होता है और हड्डी उससे मजबूत होता है। ठीक है, इसलिए वायु और प्रकाश, स्वच्छ वायु और प्रकाश भी जो है जरूरी है वृद्धि और विकास के लिए। अब आगे देख लीजिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। यहाँ पर देख लीजिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसमें क्या है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि में देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे आगे नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स से निकलने वाला हार्मोन जो है बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है।
यानी कि उम्र के जैसे जैसे बालक परिपक्व होता है तो उसके अंतःस्रावी ग्रंथि का जो हार्मोन है वो भी बालक और बालिका को प्रभावित करता है। किशोरावस्था में प्रभावित करता है, आपको पता है। तो ये जो है हार्मोन भी प्रभावित करता है बालकों को। अगला है शारीरिक क्रिया। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, ठीक है, एक्सरसाइज जरूरी है। यह मनुष्य की आयु को बढ़ाता है और यह व्यक्ति को सक्रिय यानी एक्टिव रखता है। यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधी शक्ति को बढ़ाता है। तो ये भी जो है शारीरिक क्रिया यानी एक्सरसाइज भी जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। अब आगे है वृद्धि की अवस्थाएं। अब एक एक करके अवस्थाएं देखेंगे हम। मनोवैज्ञानिक ने मानव वृद्धि को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो निम्नलिखित है। पहला है शैशव काल। इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज़ी से होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आपको पूछा जाएगा और ये चीज़ आपको याद भी रखनी है। शैशव काल में या शैशवावस्था, इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास क्या होता है, तेज़ी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित होता है, वो कुछ अपने से नहीं कर सकता है, वो उसमें सक्षम नहीं होता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। संवेगात्मक विकास हम बता चुके हैं, यानी कि उसको इमोशन का भी विकास होता है, यानी क्रोध का, हंसने का, गुस्सा करने का, ईर्ष्या करने का, सभी गुण जो है उसमें धीरे धीरे आता है, ठीक है। संवेगात्मक विकास होता है। इस अवस्था में सीखने की क्षमता तीव्र होती है। बच्चा इसमें अनुकरण करता है, कोई भी चीज़ को देख करके वो जल्दी सीख जाता है, ठीक है। शैशवावस्था में मतलब ये चीज़ें याद रखिए। अब है जब नवजात शिशु शैशव काल यानी इन्फेंसी की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। यानी कि जैसे ही शैशव काल के अंत में होता है तो उसमें प्यार और स्नेह की भावना जो है बढ़ने लगती है, ठीक है। उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है, यानी अपने भाई बहन के प्रति जो है प्यार बढ़ने लगता है, मम्मी पापा के प्रति प्यार बढ़ने लगता है, घर के सदस्य के प्रति प्यार बढ़ने लगता है, ठीक है। चलिए अब आगे है बाल्यकाल यानी बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड को निम्न 2 भागों में विभाजित किया। पहला है पूर्व बाल्यकाल। सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है, ठीक है। बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति, अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा अनुकरण अच्छे ढंग से करने लगता है, ठीक है, और दोहराने की प्रवृत्ति यानी कोई भी चीज़ को दोहराना शुरू कर देता है, ठीक है। इसी अवस्था में जब हम पढ़ेंगे आगे, पियाजे को भी पढ़ेंगे, उसमें भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष में क्या होता है, बच्चा अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, कोई भी चीज़ को देख करके वो करना शुरू कर देता है। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। सामाजिकरण यानी कि उसका परिवार से अब दायरा थोड़ा बड़ा होता है, और जिज्ञासा कोई भी चीज़ को तोड़ने फोड़ने की जो है उसमें जिज्ञासा बढ़ने लगती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल है। पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, ये जो है भाषा सीखने की जो है सबसे उत्तम अवस्था है। अगर पूर्व बाल्यकाल ऑप्शन में नहीं है, अगर शैशवावस्था है तो शैशवावस्था ही मारेंगे, ठीक है। अब है आगे उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। इस अवस्था में बच्चों में क्या होता है, 6 से 12 वर्ष में उत्तर बाल्यावस्था में, या फिर इसको बाल्यावस्था कहिए। अगर ये पूर्व बाल्यावस्था नहीं रहेगा तो बाल्यावस्था में ये आ जाएगा, और वो चल जाएगा शैशवावस्था में, यानी कि 2 से 6 वर्ष यानी जन्म से 6 वर्ष तक शैशवावस्था में चला जाएगा, ठीक है, अगर पूर्व बाल्यावस्था ना हो तब। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। इस अवस्था में जो है क्या होता है, बच्चों में इन चीज़ों का विकास, शारीरिक विकास हो चाहे बौद्धिक विकास हो, ये सारी चीज़ें एकदम तेज़ी से होता है, ठीक है। शारीरिक विकास थोड़ा धीमा हो जाता है, लेकिन बौद्धिक विकास तेज़ी से होता है, ठीक है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है, याद करने की शक्ति उसमें विकसित होती है। बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, यानी समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्तियों को ही मित्र बनाना, ये चीज़ें जो है उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में आ जाता है, या फिर इसको बाल्यावस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन है, अगर इसको बाल्यावस्था मानिएगा
तो शिशुअवस्था आपको जन्म से 6 वर्ष तक लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में अगर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था रहे, अगर पूछ दे कि समूह में खेलना, सामूहिक भावना जो है बच्चों में किस अवस्था में आती है, और ऑप्शन में रहे पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, तो उत्तर बाल्यावस्था मारेंगे। अगर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था न रहे, सिर्फ शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था रहे, तो बाल्यावस्था हम मारेंगे। ठीक है, समलैंगिक व्यक्ति सही मित्र, यानी कि अगर लड़का है तो लड़का सही दोस्ती करेगा, लड़की है तो लड़की सही दोस्ती करना ज़्यादा पसंद करता है इस उम्र में। जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझने लगता है। नियम और अनुशासन को ये अब उसको समझने लगता है कि क्लास में क्या रूल है, घर में क्या नियम है, समाज में क्या नियम है, धीरे धीरे ये समझने लगता है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास, यानी बच्चा जो है खोजी प्रवृत्ति का होता है, और घूमने की प्रवृत्ति जो है इस अवस्था में होती है, बाल्यावस्था में। ठीक है, यानी बच्चा नई नई चीज़ें खोजना चाहता है, क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के प्रश्न आपसे बहुत करेंगे। घूमने के लिए जाएंगे तो भी आपसे विभिन्न तरह के सवाल पूछेंगे, तो इसी अवस्था में होता है। ठीक है, चीज़ों को एकत्र करने की, संग्रह की प्रवृत्ति, तो इसी अवस्था में होता है। यानी औजार बक्स आप बच्चों को देखे होंगे, झोला बचपन में आप भी किए होंगे, विभिन्न तरह की चीज़ें आप झोला में रखते होंगे, औजार बक्स को भर के रखते होंगे, विभिन्न तरह की चीज़ें इकट्ठा करके, मयूर का पंख इकट्ठा करके एकत्रित करने का गुण जो है इसी अवस्था में होता है। ठीक है, अगला है किशोरावस्था। किशोरावस्था को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। अत्यंत जटिल अवस्था है। ठीक है, साथ ही शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। शिशुअवस्था में शारीरिक जो है विकास तेजी होता है, शारीरिक वृद्धि, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा धीमा होता है, किशोरावस्था में भी शारीरिक वृद्धि ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बालकों में और बालिकाओं में जो है स्पष्ट रूप से परिवर्तन देखने लगता है। 12 से 14 वर्ष तक में लड़की का विकास ज़्यादा होता है और 14 से 18 वर्ष में लड़कों का विकास ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 12 से 18 वर्ष क्या है? किशोरावस्था है। ये अत्यंत जटिल अवस्था है। इसमें बच्चा जो है दुविधा में पड़ जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें, या कल्पनाशील में चल जाता है, कल्पना ज़्यादा करता है। ठीक है, इसको आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, यानी अब परिपक्वता की ओर वो बढ़ने लगा है। अब उनके विचार में, रहन सहन में वो धीरे धीरे क्या होगा? स्थायित्व आने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। किशोर चाहे किशोरी हो, सभी की मांसपेशी में वृद्धि होती है, लंबाई, मोटाई सब में वृद्धि होने लगता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए एक पॉइंट और, उसके बाद हम कल बात करेंगे। 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की आयु में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। ये हम बता चुके हैं। इस काल में प्रजनन अंग जो है लड़कियों में विकसित होने लगते हैं, लड़कों में भी उसके काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में विपरीत लिंग के प्रति अब आकर्षण तेज हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता यानी दुविधा में एवं स्वयं से संबंधित सरोकार मतलब का भाव रखने लगता है, जैसे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, जैसी प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। यानी कि अपने आप में वो अब सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, हमारी क्या समाज में स्थान है, दोस्तों के बीच में हमारा क्या जगह है, ये सारी चीज़ें वो दुविधा में रहता है। ठीक है, तो किशोरावस्था को दुश्चिंता या दुविधा की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरियों में की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। अब वो सारी चीज़ों को समझने लगता है, समाज के नियम कानून दायरा सारी चीज़ों को समझने लगता है। ठीक है, उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उसमें स्थायित्व आने लगता है। ठीक है, अब किसी चीज़ के प्रति वो ध्यान केंद्रित अब करने लगता है। ठीक है, स्मरण शक्ति यानी कि उसमें मेमोरी पावर बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें अब धीरे धीरे स्थायित्व आने लगता है। ठीक है, यानी कि अब वो चीज़ उसमें अब परिपक्व होने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र गति से होती है, सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है, और नशा के और अपराध के प्रति इसी अवस्था में जो है बच्चे उन्मुख होते हैं। अधिक बिगड़ने की संभावना यही किशोरावस्था में होता है, इसीलिए इस अवस्था को जो है बसंत काल कहा गया है। इस अवस्था में अगर बच्चा सुधर गया तो जीवन के किसी भी अवस्था में वो अच्छा से अच्छा काम कर सकता है, लेकिन इस अवस्था में अगर बिगड़ गया तो आगे वो नहीं सुधर सकता है।
किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों का सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वो आंधी तूफान का, इस अवस्था को आंधी तूफान की काल कहते हैं। वो उसका डायरेक्शन जिस ओर, जैसे कच्चा लकड़ी होता है, बांस की लकड़ी, उसको हम जैसे मोड़ देंगे, अगर ऐसे मोड़ के रख देंगे तो इस तरह से ही मुड़ा रहेगा। तो वही है, इस अवस्था में बच्चों में इतनी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम चाहें तो बड़े से बड़े कार्य में उसका हम उपयोग कर सकते हैं। उसको ऐसा अगर डायरेक्शन दे, अगर सही तरह से दिशा निर्देश दे, तो वो बड़ा से बड़ा काम वो कर सकता है। ठीक है, सही दिशा निर्देश मिलना चाहिए। चलिए, उम्मीद है इतना तक समझे होंगे। अगले वीडियो में हम युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और अधिगम में विकास का क्या संबंध है, इस पर बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।